26 जनवरी। हम सब जानते हैं कि इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये वही दिन था जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इंडिया ऑफिशियली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। लेकिन इस दिन की असली सोल उस ओरिजिनल किताब में बसती है जो आज भी संसद भवन के अंदर एक हीलियम केस में बिल्कुल सुरक्षित रखी गई है, ताकि वक्त का उस पर कोई असर न पड़े। पर क्या आपको पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक मोटी सी किताब नहीं है जिसमें बस लंबे चौड़े कानून लिखे हैं। ये एक आर्ट पीस भी है। इसके अंदर 22 खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं जिन्हें नंदलाल बोस और उनकी टीम ने अपनी हाथों से बनाया था। जब आप इन पन्नों को पलटते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल्स नहीं दिखते, आपको दिखता है वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद युग और महाबलीपुरम जैसे प्राचीन समय की झलक। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। 1950 का एक मॉडर्न डॉक्यूमेंट जो आगे बढ़ने की बात करता है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है, उसने अपने पन्नों पर हजारों साल पुराने अतीत को क्यों जगह दी? इसका जवाब नॉस्टैल्जिया नहीं है। इसका जवाब इस बात में है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की जो आइडल्स आज हम फॉलो करते हैं वो भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। वो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। तो चलिए आज डिकोड करते हैं हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की उन अनकही कहानियों को जो हमारे आज के मॉडर्न रिपब्लिक की नींव है। अक्सर हमें लगता है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो हमें वेद से मिला है। लेकिन अगर हम वेदों को पलट कर देखें, जो कि 3000 साल से भी अधिक पुरानी हैं, वहाँ हमें किंग, कोई अल्टीमेट बॉस नहीं दिखता। उस वक्त सोसाइटी को चलाने के लिए दो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस थी जिन्हें कहा गया सभा और समिति। समिति थी आम जनता की असेंबली, जहां आम लोग मिलकर राजा का चुनाव, निष्कासन, युद्ध और अन्य इम्पोर्टेंट राजनीतिक फैसले लेते थे। और सभा थी ज्येष्ठ और प्रधानों की असेंबली, जो आज के सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा की तरह जुडिशियल फैसले लेती थी। अथर्ववेद में तो इन्हें प्रजापति की दो बेटियां कहा गई है। मतलब साफ है, राजा नहीं बल्कि ये इंस्टीट्यूशंस डिवाइन और इम्पोर्टेंट है। सोचो, चेक्स एंड बैलेंसेस का ये सिस्टम कब से एग्जिस्ट करता था। आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि महाभारत के शांति पर्व और मनुस्मृति में एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है, राजधर्म। ये एक राजा का कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बारीकी से प्रस्तुत करता है। जन का हित, न्याय, सुरक्षा, ये एक राजा के अपने स्वार्थ से कहीं ऊपर है। इस चीज को सिंबॉलिकली एक राजा के कोरोनेशन के टाइम पे उसे दिए गए दंड से लिंक किया जाता है। राजा के हाथ में जो दंड होता था वो पावर दिखाने के लिए नहीं था, वो एक रिमाइंडर था कि अगर राजा ने धर्म को छोड़ा तो ये दंड उसे भी पनिश करेगा। बेसिकली राजा सिर्फ एक ट्रस्टी था, अगर वो करप्ट हुआ तो उसे हटाया जा सकता था। ये आज के रूल ऑफ लॉ का ही एक वर्जन है। महाभारत से हमें एक और पावरफुल कहानी मिलती है अधिराजा पृथु की, जो सबसे पहले चक्रवर्ती राजा माने जाते हैं। बहुत सालों पहले एक धार्मिक राजा हुआ करते थे, राजा अंक। उनका एक ही पुत्र था, वीन, जिसका व्यक्तित्व काफी क्रूअल था। अपने बेटे की क्रूअल्टी देखकर राजा अंक काफी दुखी थे और एक दिन अपना राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अब सवाल ये था, एक राज्य बिना राजा के कैसे चल सकता है? इसी सोच के साथ वहां के ऋषियों ने वीन को राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन पावर मिलते ही वीन अपने आप को भगवान मानने लगा। उसकी बर्बरता सारी हदें पार कर चुकी थी। ऋषियों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसने सबको इंसल्ट करते हुए अपने आप को सबसे महान मानना आरंभ किया। फाइनली ये समझते हुए कि वीन इस तरह तो दुनिया का विनाश कर देगा, ऋषियों ने उसका नाश कर दिया। फिर से वही परिस्थिति आ गई।
राज्य का कोई राजा नहीं था। तब वीन के ही शरीर से पृथु की उत्पत्ति हुई। पर इस बार ऋषियों ने पुरानी गलती नहीं दोहराई। जब पृथु को राजा बनाने की बारी आई तो ऋषियों ने पृथु से एक प्रतिज्ञा ली। उन्हें शपथ लेनी पड़ी कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दंड नीति के हिसाब से राज करेंगे। उन्हें प्रॉमिस करना पड़ा कि वो अपने सोच, अपने वचन और अपने काम के साथ पृथ्वी की रक्षा करेंगे। पृथु ने जब ये प्रतिज्ञा ली तब जाकर वो राजा बने। इसलिए उन्हें सबसे प्रथम क्षत्रिय राजा माना गया है। एक ऐसा राजा जो ऋषियों द्वारा चुना गया और जो एक वचनबद्ध रूलर था। ये बिल्कुल आज की चुनी हुई सरकारों की तरह है, जहां इलेक्टेड मेंबर्स अपॉइंटमेंट से पहले शपथ लेते हैं। आगे चलकर पृथु ने धरती को रहने योग्य बनाया और इसलिए कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। ये शायद दुनिया का सबसे पहला एग्जाम्पल था जहां एक किंग की पावर्स को लिमिट किया गया और लोगों की भलाई को सुप्रीम रखा गया। लेकिन एक रिपब्लिक में सब लोगों को साथ लेकर चलना, उनकी सहमति के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं होता। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने नारद मुनि के साथ अपने एक संवाद में कही है। दास्य में शर्वै बादेन ज्ञातिनम वे करोम्यहम अर्धभोक्ति संभोगानम भागदुरुक्तानि च शमे। कृष्णा कहते हैं कि भले ही मैं स्वामी कहलाता हूँ, पर सच तो यही है कि मुझे अपने ही लोगों की सेवा करनी पड़ती है, उनकी सुननी पड़ती है। ये लाइन उनके उस पॉलिटिकल स्ट्रेस को दिखाती है जो एक संघ का लीडर होने की वजह से उन्हें झेलना पड़ता था। आज हम कृष्ण को द्वारकाधीश या जगदीश्वर कहते हैं, पर वो पॉलिटिकली कभी यादवों के राजा नहीं थे, क्योंकि यादव क्लैन हस्तिनापुर के विपरीत किसी एक राजा द्वारा शासित नहीं था। वो एक गण संघ था, बिल्कुल आज की कोलिशन गवर्नमेंट की तरह। सोचिए, उग्रसेन जो ऑफिशियली राजा थे, कीर्तिवर्मन जो नारायणी सेना के सेनापति थे और अक्रूर जो कोषाध्यक्ष थे। इन सब अलग अलग ओपिनियन वाले पावरफुल लोगों को लेकर चलना और किसी एक फैसले पर आना कृष्णा के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा ने इस कोalition गवर्नमेंट को तोड़ा नहीं। उन्होंने इस सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इस गण संघ, इस कोalition रिपब्लिक के अंदर रहकर बेहतरीन तरीके से उसे निभाया। और उनके इस क्राइसिस मैनेजमेंट और पॉलिटिकल स्किल की वजह से आज भी हम उन्हें एक पॉलिटिकल गुरु के रूप में देखते हैं। अब हम अपनी कहानी में एक बड़ा टाइम जंप लेते हैं। महाभारत के युग से आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं 6th सेंचुरी BCE में। ये वो दौर था जिसे हिस्टोरियंस सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंडिया बदल रहा था। छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स अब बड़े बड़े शहरों और राज्यों में बदल चुके थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताते हैं कि उस वक्त पूरे नॉर्थन इंडिया में 16 महाजनपद का बोलबाला था। ये मेनली 2 हिस्सों में बटे हुए थे, जैसे मगध और कौशल जहां मोनार्की थी, दूसरी तरफ था गण संघ जहां रिपब्लिक्स या ओलिगार्कीज चलती थी। इन रिपब्लिक्स में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर था वज्जी कॉन्फेडरेसी, 8 अलग अलग क्लेन्स का एक ग्रुप जिसका कैपिटल था वैशाली। वैशाली सिर्फ एक शहर नहीं, डेमोक्रेसी का एक पावर हाउस था। यहाँ एक राजा नहीं बल्कि 7,707 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और हर एक को राजा का टाइटल दिया जाता था। इनकी मीटिंग किसी दरबार में नहीं बल्कि एक पार्लियामेंट हाउस में होती थी, जिसे शांतागार कहा जाता था। यहाँ फैसले किसी के हुक्म से नहीं बल्कि डिबेट और वोटिंग से होते थे। वोटिंग कैसे? वो अलग अलग रंग की लकड़ियों का यूज करते थे जिन्हें सलाखा कहा जाता था। बेसिकली ये उस जमाने का बैलेट पेपर्स था। हर रिजोल्यूशन या नीति पर वोटिंग होती थी, काउंट किया जाता था और तब जाकर कोई लॉ बनता था। ये पूरा प्रोसेस आज के मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम से बिल्कुल भी अलग नहीं था। फर्क बस इतना है कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाते हैं और वो लकड़ियां यूज करते थे।
लेकिन जब आप पावरफुल होते हैं तो आपके दुश्मन भी पैदा होते हैं। वैशाली के बॉर्डर पर खड़ा था उस वक्त का सबसे एम्बिशियस राजा मगध का अजात शत्रु। अजात शत्रु पूरे गंगा प्लेन्स को जीतना चाहता था, पर वैशाली उसके रास्ते का कांटा बना हुआ था। उसने कई बार हमले किए, पर वो वैशाली को हरा नहीं पाया। इसका कारण खुद भगवान बुद्ध ने बताया था। जब अजातशत्रु के मिनिस्टर्स बुद्ध के पास गए तो उन्होंने साफ कहा, जब तक वज्जी के लोग अपनी असेंबलीज रेगुलर करेंगे और जब तक वो एकजुट रहेंगे, उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अजातशत्रु समझ गया कि मिलिट्री पावर से काम नहीं चलेगा, यहाँ तलवार नहीं दिमाग चलाना पड़ेगा। अब शुरू हुआ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अजातशत्रु ने अपने सबसे चालाक मिनिस्टर वस्करा को एक मिशन पे भेजा। वस्करा वैशाली पहुंचा, ये नाटक करते हुए कि मगध के राजा ने उसे निकाल दिया है। वैशाली के लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले 3 सालों तक वस्कर ने वहां इंटरनल डिस्कॉर्ड यानी भेद का काम किया। उसने वृद्धों को युवाओं के विरुद्ध, अमीरों को गरीब के विरुद्ध भड़काया और अलग अलग ग्रुप्स के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। वो एकता, वो यूनिटी जो वैशाली की ताकत थी, वो धीरे धीरे टूटने लगी। और फिर वो दिन आया जब अजातशत्रु अपनी सेना लेकर गेट पर खड़ा था, लेकिन इस बार वैशाली की रिस्पॉन्स अलग थी। आपस में बटे हुए लोग एकजुट होकर लड़ने के बजाय में ही उलझते रह गए। रिजल्ट ये हुआ कि बिना किसी बड़े प्रतिरोध के दुश्मन सेना अंदर घुस गई और दुनिया का पहला बड़ा रिपब्लिक खत्म हो गया। वैशाली का गिरना दुखदाई था, पर ये इस बात का सबूत है कि 2500 साल पहले भी इंडिया में ऐसे सक्सेसफुल रिपब्लिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज को इंस्पायर किया। वैशाली के गिरने के बाद कई लोगों को लगा होगा कि रिपब्लिक्स का अंत हो गया, पर ऐसा नहीं था। भारत के अलग अलग कोनों में डेमोक्रेसी मरी नहीं, बल्कि नया रूप लेकर वापस आई। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल हमें मिलता है योद्धा रिपब्लिक के रूप में। इनका नाम ही संस्कृत शब्द योद्धा से आता है। लगभग 5th सेंचुरी BCE से लेकर 4th सेंचुरी CE तक, यानी करीब हजारों सालों तक इन्होंने सतलुज और यमुना नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन पर राज किया। महान टीकाकार पाणिनि ने इन्हें अयोध्याजीवी संघ कहा है, यानी एक नेशन एट आर्म्स, वो लोग जो हथियारों पर जीते हैं। इनका सिस्टम बड़ा यूनिक था। इनका कोई वंशगत राजा नहीं था। ये अलग अलग क्लेन्स की एक कॉन्फेडरेसी थी जिसे काउंसिल ऑफ वॉरियर एल्डर्स चलाती थी, और जब जंग का वक्त आता था तो ये अपने एक चीफ इलेक्ट करता था। लेकिन इस रिपब्लिक की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान कार्तिकेय को डेडिकेट कर दिया था। वो मानते थे कि उनके असली राजा कार्तिकेय हैं और जो इलेक्टेड चीफ हैं वो बस उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसका सबूत उनके कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स पर मिलता है, जहां कार्तिकेय को अपने हाथ में भल्ला लिए और मोर के साथ दिखाया गया है। हिस्ट्री में इनका रोल बहुत बड़ा है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया से कुषाण एम्पायर को उखाड़ फेंकने में योद्धास का ही हाथ था। 2nd सेंचुरी CE में इन्होंने एक मैसिव रिवोल्ट किया और हरियाणा पंजाब को आज़ाद कराया। इनकी आज़ादी का अंत तब हुआ जब गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ। समुद्रगुप्ता के अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि योद्धा उन फ्रंटियर रिपब्लिक्स में से थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट की थी। अब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें एंशिएंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम का एक जीता जागता उदाहरण मिलता है। ये है छोला राज का दौर। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु के वैकुंठ पेरुमल टेम्पल की दीवारों पर एक विशाल ग्रेनाइट इंस्क्रिप्शन है जो गांव की सभा के लिए मेंबर चुनने के पूरे इलेक्शन कोड को विस्तार में बताता है। इलेक्शन लड़ने के लिए हर कैंडिडेट को कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन के नियम भी बहुत सख्त थे। चुनाव का तरीका भी अनोखा था। योग्य उम्मीदवार के नाम
पाम लीव्स पर लिखे जाते थे। इन पत्तों को एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था। फिर किसी भी पक्षपात से बचने के लिए एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था जो रैंडमली उस घड़े से नाम निकालता था और इसी तरह कमिटी पोजीशंस भरी जाती थी। ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक ऐसा सिस्टम जो उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी ऑफर करता था जिसे पाने की उम्मीद आज की मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम भी करती है। तो वापस चलते हैं संसद भवन के उस हीलियम केस के पास जहां हमारा संविधान रखा है। आज हम समझ सकते हैं कि उस किताब में वो प्राचीन चित्र क्यों बनाए गए थे। वो सबूत है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई वेस्टर्न गिफ्ट नहीं बल्कि हमारी सिविलाइजेशनल सोल है। इसलिए 26 जनवरी को हम सिर्फ एक तारीख का जश्न नहीं मनाते, हम जश्न मनाते हैं उस अनंत विरासत का जो सच में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाती है।